स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 2 के लिए मिले हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़े थे रदरफोर्ड जी का मॉडल और जे थॉमसन जी का मॉडल। अब बहुत सारे बच्चे हैरान हो गए होंगे शायद कि हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि आपने हेडिंग तो देख ली होगी या थंबनेल तो देख लिया होगा कि लेक्चर नंबर 2 में सीधा हम लोग क्वांटम नंबर्स पे आ गए हैं। देखो यार, अगर आप में से कोई मेरा बच्चा ऑफलाइन का भी वीडियोस देख रहा है तो कमेंट सेक्शन पे इन बच्चों को बताना कि ऑफलाइन पे भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। क्योंकि मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं सीधा नील्स बोर जी के मॉडल पे आ जाता हूं तो नील्स बोर जी ने ना कुछ फॉर्मूले दिए थे, एनर्जी का, रेडियस का, वेलोसिटी का, उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। प्लस हमें जब इस चैप्टर में क्वांटम नंबर्स पढ़ने ही हैं, जब हमें उनकी पढ़ाई करनी ही है, तो क्यों ना फिर हम उनको पहले पढ़ लें, क्योंकि क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद हमें जो नील्स बोर जी का मॉडल है वो बेहतर समझ में आएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रदरफोर्ड जी के मॉडल और नील्स बोर जी के मॉडल के बीच में बहुत सारे बदलाव हुए थे, बहुत सारी नई नई चीजें आई थी और उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है अगर हमें नील्स बोर जी के मॉडल को अच्छे से पढ़ना है। वैसे ही बस पढ़ना है तो वो तो हमने 9th में भी पढ़ लिया था, वो तो हमने 9th में भी जे थॉमसन जी के बाद रदरफोर्ड जी के बाद सीधा नील्स बोर जी का मॉडल पढ़ा, वो तो हमने वैसे भी पढ़ लिया। बट अगर ढंग से पढ़ाई करनी है, सब कुछ समझना है, तो फिर हमें पहले वो सारी चीजें इकट्ठी करनी होगी। क्या क्या? क्वांटम नंबर्स। ऑल्दो ऐसा नहीं है, क्वांटम नंबर्स में से बहुत सारी चीजें बाद में आई, नील्स बोर जी के बाद आई, लेकिन हम क्वांटम नंबर्स पहले पढ़ रहे हैं। प्लस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, ये सारी बातें हमें पहले पढ़नी होंगी, उसके बाद हम लोग नील्स बोर जी के मॉडल पे चलेंगे। चलिए, फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। हर चीज आज हम हाथ से लिखने वाले हैं, बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमें सब कुछ हाथ से लिखना होगा। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स? सबसे पहली बात तो ये वर्ड ही आप लोगों के लिए शायद एक नया वर्ड है। क्वांटम नंबर्स का मतलब होता है अ सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। यार देखो, हमें आज से पहले ऐसा लगता था कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स शेल में घूम रहे होते हैं, जो कि सही लगता है, ऐसी बात नहीं, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास शेल्स में ही घूम रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शेल्स के अंदर भी कुछ होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, सब शेल्स। और सब शेल्स के अंदर भी कुछ होता है, उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। इन सब के बारे में हमें बात करनी है। बट उससे पहले, वहां तक पहुंचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स को हम एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। कई किताबें तो खैर नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अगर घर जाना है, आपको अगर मेरे घर आना है तो आपको मेरे घर का एड्रेस चाहिए होगा। एड्रेस में क्या क्या होता है? कंट्री चाहिए होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया है ना। आपको स्टेट चाहिए होगी, मैं कहाँ रहता हूँ, स्टेट के अंदर कोई सिटी होगी, वहाँ पे सिटी के अंदर कोई सेक्टर होगा, ब्लॉक होगा, हाउस नंबर होगा। ऐसे करते करते आप मेरे घर पहुंचोगे या मैं आपके घर पहुंचूंगा। ऐसे ही क्वांटम नंबर्स में 4 ऐसी चीजें जिनको आपको पहले ऐसे लाइन वाइज ही पढ़ना होगा। आप पहले मेरे घर का ब्लॉक ढूंढोगे या ऑब्वियस सी बात है मेरी सिटी। अब मैं बोल दूं मैं ए ब्लॉक में रहता हूं, तो ए ब्लॉक तो चंडीगढ़ में भी होगा, ए ब्लॉक दिल्ली में भी है, ए ब्लॉक हरियाणा में भी होगा, ए ब्लॉक कश्मीर में भी होगा, ए ब्लॉक तो हर जगह होगा। तो ए ब्लॉक है। तो ऑब्वियस बात है, ऐसे लाइन वाइज जाएंगे, पहले आप कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद सिटी, उसके बाद सेक्टर, ऐसे ऐसे हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है। और वो चारों क्वांटम नंबर्स में से पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्वांटम नंबर है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ खास है, कोई चीज किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है।
जैसे कि अगर हम लोग शुरुआत करें आज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले से ही वार्न कर दूं, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले से ही थोड़ा सा वार्निंग दे दूं, जैसे कि खतरनाक वीडियोस की शुरुआत में वार्निंग आती है। ये जो चैप्टर है इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स, ये टॉपिक आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि सब कुछ फैला हुआ है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर्स ना चार अलग अलग बातें बोलेंगे जो कि आपकी समझ से परे हो जाएंगी। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आपने पहले टॉपिक पढ़ रखा है तो अलग बात है, तब तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हो क्वांटम नंबर्स, तो आपको मैं पहले ही वार्न कर रहा हूं, आपको आज के लेक्चर में, पूरे लेक्चर में ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चीजें बहुत फैल जाएंगी। फिर जब हम चारों क्वांटम नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम पहले एक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, फिर एक, फिर एक, फिर हम इन चारों को जब इकट्ठा सीक्वेंस में पढ़ेंगे इस बोर्ड पे, तो आप कहोगे अरे मैं तो खामा-खा घबरा रहा था, ये तो बहुत आसान है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि 11th क्लास का बिलो एवरेज, एवरेज, होशियार हर बच्चे को एक टॉपिक तो एट लीस्ट अच्छे से आता है, वो है क्वांटम नंबर्स, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। शुरुआत में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बहुत कंफ्यूजन वाला लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहली बात तो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या बताता है, तो इट represents shells around न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास शेल्स के बारे में बताता है, तो इट रिप्रेजेंट्स शेल्स अराउंड न्यूक्लियस। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, एंड आई होप आपको पता हो उसको के शेल भी कहते हैं। फर्स्ट शेल को हम लोग के शेल भी कहते हैं। n इज इक्वल टू अगर 2 है, तो इसका मतलब है हम लोग सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग एल शेल भी कहते हैं। n इज इक्वल टू अगर 3 है, तो इसके मतलब हम लोग थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, और इसको के एल एम शेल भी कहते हैं। हम लोगों ने 9th में इसे के एल एम ऐसे एन ऐसे नाम दिया था, लेकिन अब हम इसे नंबर के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और वहां पे भी खैर बोला ही था। बस आज आपको पता लग रहा है कि उस नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब ये तो आपके लिए पुरानी बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है कि भाई न्यूक्लियस के आसपास शेल्स होते हैं जिसमें के शेल, एल शेल, एम शेल। ये कोई नया, ये कोई पुराना नया काम नहीं है, तो पुरानी बात ही है। ऐसे n इज इक्वल टू अगर 4 है, तो उसे फोर्थ शेल कहेंगे, और इसे हम लोग n शेल कहते हैं। ऐसे ही करते करते हमारे पास आगे भी शेल्स आता है, बट फिलहाल अभी आप समझाओ, इससे ही तरीके से चलेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हो गया। अब हो भी गया देखो एक क्वांटम नंबर, लेकिन एक बात और बता दूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कोई भी क्वांटम नंबर की एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं। जैसे इसके बहुत सारे हमारे पास यूज हैं जो कि आगे जाके आएंगे, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटिंग रेडियस को निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, यानी कि बहुत कुछ हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक बात तो करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो है कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक शेल में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आप निकाल सकते हो? आंसर है यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमारे पास तरीका होता है, और फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2। फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2। ये फॉर्मूला हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल का फॉर्मूला होता है 2n की पावर 2। ये 2 लिखा हुआ है, z नहीं है, ये 2 लिखा हुआ है हमारे पास, 2n की पावर 2। और ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली बात है, वेयर n इज इक्वल टू, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर तो ये है ही, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। अब मान लो आपको निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, कि भाई के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 9th क्लास याद करेंगे, हमें सिखाया गया था कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, ऐसे, जो कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल कितने आएंगे? तो आंसर है 2। फर्स्ट शेल है तो 1 की पावर 2, क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? अगेन 2 की पावर 2 विच इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और ऐसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो के एल एम में थर्ड हो गया ये, तो 3 की पावर 2 आ गया, जिसका मतलब हो गया हमारे पास 9 to 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। और ऐसे ही अगर हम लास्ट कर लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल, अब 9th में सिखाया गया था इसमें 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2, अब यहाँ 4 की पावर 2 विच इज 16 इंटू में 2 आ गया हमारे पास 32। तो उस हिसाब से हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बहुत कुछ तो पता लगा ही सकते हैं, शेल तो पता लगा ही सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेलोसिटी, उसका रेडियस, बहुत सारी और चीजें। लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसा कह सकते हो कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, देखो समझ भी आ गया, बहुत आसान है। लेकिन इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड क्वांटम नंबर विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ध्यान रखिएगा, अब हम जब सेकेंड क्वांटम नंबर पढ़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं ये कंफ्यूजन टेम्परेरी है। अगला लेक्चर हो सकता है, आज हो सकता है अगला लेक्चर में आपकी वो कंफ्यूजन जड़ से मिट जाए। मिटेगी। मैंने आपको बताया, आप 0 to 10 कहीं पे भी रैंक करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स सब शेल्स इन अ शेल। एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसे रिप्रेजेंट करता है। इसको पहली बात तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स सब शेल्स इन अ शेल, यानी कि शेल्स के अंदर बच्चों सब शेल्स होते हैं। हमें आज तक ये तो पता था कि न्यूक्लियस के आसपास शेल्स होते हैं, लेकिन शेल्स के अंदर भी कुछ जगहें हैं, मान लो अभी आप ऐसा, जो कि सब शेल्स हैं। और उन सब शेल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे बहुत खतरनाक पॉइंट आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। एक शेल के अंदर एक ही सब शेल नहीं होता है, एक से ज्यादा भी सब शेल्स हो सकते हैं, लेकिन कितने होते हैं कैसे पता लगाएं? तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो बराबर होता है आपके शेल नंबर के ही। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल की अगर बात करें तो ये बराबर होता है आपके शेल नंबर के ही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन के शेल, के शेल में कितने सब शेल्स आएंगे, तो के शेल में शेल का नंबर क्या है? 1 है, तो उसमें एक ही सब शेल होगा, उसमें एक ही सब शेल होगा। ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ सब शेल्स इन एल शेल, एल शेल मतलब सेकेंड शेल में कितने सब शेल्स होंगे? तो आंसर है 2 सब शेल्स होंगे। कितने सब शेल्स होंगे? 2 सब शेल्स होंगे। और ऐसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सब शेल्स इन एम शेल, तो आप समझ जाएंगे 3 सब शेल्स होंगे। क्यों? क्योंकि जो नंबर जो एम शेल है वो थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में 3 सब शेल होंगे, यानी पहले शेल में 1 सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन, अगर हम सब शेल्स बात करें के एल एम के बाद एन शेल में, एन शेल में अगर बात करें बच्चों तो नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन शेल कितने हो जाएंगे? देखो के एल एम एन, एन में हो जाएंगे 4 सब शेल्स। क्या हो जाएंगे? 4 सब शेल्स। अब जैसे कि हमारे पास आप देख रहे हैं शेल्स का नाम है
के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, ऐसे हमारे पास सब शेल्स का भी नाम है बच्चों, हमारे पास सब शेल्स का भी नाम होता है। लेकिन आपको पहले यह क्लियर करना है कि न्यूक्लियस के आसपास अगर पहला शेल है तो उसमें एक सब शेल है, दूसरा शेल है तो उसमें 2 सब शेल हैं, तीसरा शेल है तो उसमें 3 सब शेल हैं, और चौथा शेल है तो उसमें 4 सब शेल हैं। ऐसे अगर मान लो 7वां शेल है तो उसमें 7 सब शेल हैं। जितना शेल का नंबर है उतने ही आपके अंदर सब शेल्स भी हैं। पहले तो ये क्लियर करो। अब अगर आपके पास 4 सब शेल्स हैं तो इनके नाम भी होते हैं और इनके नंबर भी होते हैं। हम पहले आज इनके नाम के बारे में बात करेंगे, आज नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे, वरना कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 4 सब शेल्स हैं तो उनके क्या नाम होते हैं बच्चों? तो पहला एस होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है और फिर एफ होता है। अब इनका नाम एस पी डी एफ क्यों पड़ा है, इसका कोई कारण है, या आप हायर क्लासेस में सीख जाओगे। लेकिन एस का मतलब ऐसे शार्प है, पी का मतलब ऐसे प्रिंसिपल है, डी का मतलब ऐसे डिस्क्रीट है और एफ का मतलब ऐसे फंडामेंटल है। लेकिन इनके क्या मायने हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं, उन पे अभी आप ध्यान ना दीजिए तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 4 सब शेल्स हैं तो उन चारों सब शेल्स का नाम क्या होगा बच्चों? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। ऐसे ही अगर आपके पास 3 शेल्स हैं तो उन 3 शेल्स का नाम क्या होगा बच्चों? एस, पी एंड डी। समझ गए ना? और ऐसे अगर आपके पास 2 सब शेल्स हैं तो उनका नाम क्या होगा? एस और पी। और अगर आपके पास एक ही सब शेल है तो उसका नाम हो जाएगा एस सब शेल, उसका नाम हो जाएगा एस सब शेल, या सिर्फ एस, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं आप कंफ्यूज ना हो जाए। उसका नाम हो जाएगा हमारे पास एस सब शेल। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास पहला शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगा जिसका नाम एस सब शेल है। अगर हमारे पास दूसरा शेल है तो उसके पास 2 सब शेल होंगे जिसका नाम होगा एस और पी। अगर हमारे पास 3 सब शेल्स हैं तो उनका नाम होगा एस पी डी, क्योंकि तीसरे शेल में 3 सब शेल आएंगे। और ऐसी अगर चौथा शेल है तो हमारे पास 4 सब शेल्स होंगे जिनका नाम एस पी डी एफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स या एजीमुथल क्वांटम नंबर की। आप कहोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो यूज क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको बताया इसके नंबर्स के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये तो बात हुई एजीमुथल क्वांटम नंबर की कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। अब सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। सब शेल्स के अंदर तो यहाँ पे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी, मजा आ जाएगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे पे ट्रस्ट करें, मेरे पे यकीन रखें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तीसरे क्वांटम नंबर की, विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन अभी हम इनके नाम और नंबर के ऊपर बात नहीं करते हुए बात करेंगे कि पहली बात तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट अलग बात होती है, ऑर्बिट तो शेल ही होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑर्बिट तो शेल ही होते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा इट रिप्रेजेंट शेल्स। शेल्स को ही हम लोग क्या भी कहते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स और शेल्स एक ही बात होती है, लेकिन हम यहाँ पे ऑर्बिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स इनसाइड सब शेल्स, यानी सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो हमेशा ऑड में चलते हैं। ऑड में चलने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं इन, अगर पहले बात करें एस सब शेल, क्योंकि अब हम शेल की बात नहीं कर रहे हैं, शेल के अंदर हम घुस चुके हैं, सब शेल में आ गए हैं। तो अगर आपके पास एस सब शेल है तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। अब अगर बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सब शेल,
ऑड में बढ़ेंगे बच्चों, ऑड में, तो एस सब शेल के पास एक ही ऑर्बिटल है, ऐसे पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आप कहोगे ये सब कैसे पता? तो ऑब्जर्वेशन है, देखा नहीं गया, इनको महसूस किया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरेज, बहुत सारे तरीकों से। अगेन पढ़ाई आपको क्या लगता है 11th में सारी पढ़ लोगे आप? मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन अब हम सब, पहले हम थे शेल्स में, शेल्स के अंदर हमने पढ़ा कि सब शेल्स होते हैं, अब हम कह रहे हैं सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स में हमने पढ़ा कि जो एस सब शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और अगर ऐसे ही बात करें हम लोग डी सब शेल में, तो डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि ये ऑड में बढ़ते हैं बच्चों। एंड फाइनली आप समझ जाओ कि अगर हम एसपीडीएफ सब शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें 7 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, यानी कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमेशा ऑड में बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या इमेजिन आप कर रहे हो? इसका मतलब आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि जो पहला शेल है उसमें एक सब शेल है एस और उसमें एक ऑर्बिटल है, दूसरा जो शेल है उसमें 2 सब शेल्स हैं एस और पी, जिसमें से एस में एक ऑर्बिटल है और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तीसरा जो शेल है जिसमें 3 सब शेल्स हैं एस पी डी, उसमें से एस में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं और डी में हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं। और अगर ऐसे ही बात करें एन सब शेल की, एन शेल की सॉरी, तो एन शेल में कह रहा हूं सॉरी, वो शेल शेल बोलते बोलते सॉरी भी सॉरी हो गया, कोई बात नहीं बच्चों। लेकिन अगर मैं बात करूं एन शेल की, तो उसमें 4 सब शेल्स हैं जिसका नाम है एस पी डी एफ, और एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1, पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3, डी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5, और एफ में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7। तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्बिटल्स शेल से कनेक्टेड नहीं है। ऑर्बिटल्स कितने हैं इसका शेल से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन सब शेल से है कि सब शेल कौन सा है। एस है तो 1 है, पी है तो 3 है, ऐसे फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे ऑड में ये बढ़ते हैं। अब हम फाइनल जो लास्ट वाला क्वांटम नंबर है अगर हम उसको बात करें, हालांकि हमने अभी क्वांटम नंबर सारे अधूरे अधूरे पढ़े क्योंकि अभी हमें इन्हें कनेक्ट भी करना है। लेकिन अगर हम लोग मजा आना शुरू हो गया होगा वैसे आप लोगों को, लेकिन अगर हम लोग चलें बच्चों चौथे क्वांटम नंबर पे जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम ms से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है? स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 electrons moving in opposite direction, एक्चुअली मूविंग के लिए रोटेटिंग कर देंगे, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि बच्चों यहां पे मूविंग की बजाय हम लोग लिखेंगे स्पिनिंग, स्पिनिंग लिखना सही रहेगा, रोटेटिंग लिखना सही रहेगा। ये एक्चुअली क्या होता है, आओ इसको जरा समझें कि यार जब एक हमने क्या पढ़ा, शेल के आसपास क्या है, मतलब एक न्यूक्लियस के आसपास क्या है, सॉरी शेल्स, शेल्स के अंदर क्या है, सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। अब हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक घूम रहा होता है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज, एक घूम रहा होगा क्लॉकवाइज और एक घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये क्यों घूमते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा रफली समझें, ऑल्दो अभी आपको जानना नहीं है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं, जिसकी वजह से वो एक डब्बे में बैठे रहते हैं स्टेबल तरीके से। तो क्योंकि वैसे तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, लेकिन फिर भी एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब
वो दोनों ऑपोजिट स्पिन में, क्योंकि अगर वो ऑपोजिट स्पिन में होंगे तो वो दोनों ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएंगे जिसकी वजह से वो अट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अभी फिलहाल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए इस बात पे कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अब आप इस बात को कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट करो आओ जरा समझो। अब बच्चों इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्योंकि हम लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 4 क्वांटम नंबर्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो हम अगले लेक्चर में जोड़ेंगे जहां पे हम एक एटम का डायग्राम बनाएंगे और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होता है जिसका नाम है एस, सही कह रहा हूं, और एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसके भी नाम भी होते हैं पर अभी हमने बात नहीं की, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। कैसे, अभी बात की, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसका अल्टीमेटली मतलब ये हो गया कि फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि हमें पता है। लेकिन मजा कब आएगा, जब हम बात करेंगे सेकेंड शेल की। अब आप मुझे बताइए कि सेकेंड शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, तो आंसर है दो सब शेल्स होते हैं। दो सब शेल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है एस सब शेल और एक होता है पी सब शेल। एक होता है एस सब शेल और एक होता है पी सब शेल। अब एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आंसर है एक ऑर्बिटल, पीछे बात कर चुके हैं, और ऑड में बढ़ते हैं। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑड में बढ़ते हैं। और ऐसी अगर मान लो इसके पास डी होता तो फिर 5 ऑर्बिटल हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो सेकेंड शेल में दो ही सब शेल होते हैं, एस और पी। अब एस ऑर्बिटल में एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में दो। अब अगर इसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हर एक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो कुल मिला के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ 2 और 6 मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और हम जानते हैं कि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन आज हम ये पहली बार जाने हैं कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में 2 बैठे होते हैं किसके अंदर, एस सब शेल के अंदर, और 6 बैठे होते हैं पी सब शेल के अंदर। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो हम पहले से ही जानते थे, हमें पता था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैठे रहते हैं किसमें बच्चों, सेकेंड शेल में। लेकिन उस 8 में से 2 बैठे होते हैं एस में और 6 बैठे होते हैं पी में। ये बात हमें शायद या पक्का पता ही नहीं थी। अब अगर ऐसे ही हम लोग बात करें थर्ड शेल की, फिर फोर्थ शेल ऐसा करेंगे, आपको होमवर्क दे देंगे, है ना। होमवर्क क्या दे देंगे, बहुत आसान ही है, उसमें क्या होमवर्क दे देंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, अब अगर मेरे पास थर्ड शेल है तो थर्ड, साथ साथ बोलो, ऐसा करो, थर्ड शेल में कितने सब शेल्स होंगे, आंसर है 3 सब शेल्स होंगे। 3 सब शेल्स कौन कौन से होंगे, एस सब शेल होगा, पी सब शेल होगा, और कौन सा होगा बच्चों, वेरी गुड, मैंने सुन लिया, डी सब शेल होगा। अब एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आंसर है 1 ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, आंसर है 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, आंसर है 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसमें आ गए 2, इसमें आ गए 6, इसमें आ गए 10, तो कुल मिला के क्या ऐसा कहना ठीक है कि सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अब आप मुझे बताओ कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आया करते थे, 18। लेकिन आज पता लगा है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कैसे हैं, क्योंकि 2 उसमें से एस में है, 6 उसमें से पी में है, और 10 उसमें से डी में है। ऐसा करते हैं, फोर्थ वाला भी मैं ही कर देता हूं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि आज हम इनको फिर कंबाइन करेंगे, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में कितने सब शेल्स होते हैं बच्चों,
तो आंसर है फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स हमारे पास आते हैं। और उन चारों सब शेल्स का नाम भी बता दो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। एस सब शेल है, बिल्कुल सही कह रहे हो। पी सब शेल है, बिल्कुल सही सुन लिया मैंने बच्चों। डी सब शेल है, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। और एफ सब शेल है, वेरी गुड यार। अब बताओ एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? आंसर है 3 ऑर्बिटल्स। और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आंसर है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? आंसर है 5 ऑर्बिटल्स। और 5 ऑर्बिटल्स में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो आंसर है 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों यार, मुझे पता था, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी हमेशा यार थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए इन बटनों को। ऊपर बटन बना रखा है इन्होंने इरेज का, नीचे बना रखा है इरेज ऑल का, और इसमें अंडू भी नहीं होता। पता नहीं यार बच्चों, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से बताओ फोर्थ शेल में कितने सब शेल हैं? 4 हैं भाई। एस सब शेल है, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप बताओ 14 + 10 + 6 + 2 कितना होता है बच्चों? तो क्या ये 32 होता है बच्चों? बिल्कुल 32 होता है बच्चों। बोलो बच्चों, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि हमें आज तक ये तो पता था कि फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उसमें से 2 बैठे हुए हैं एस में, 6 बैठे हुए हैं पी में, 10 बैठे हुए हैं डी में और 14 बैठे हुए हैं एफ। तो कहने का मतलब ये, अच्छा हमें इनका करना क्या है, इससे क्या हो जाएगा वो सारी अगली क्लास की बात रहेगी। लेकिन बच्चों, ये जो पढ़ाई हमने की है, मैं आज की क्लास इतनी ही रख रहा हूं, कारण है उसका। अगर आपने ये सारी बातें जो हमने आपको आज पढ़ाई हैं वो नहीं समझी, दिल से दिमाग से नहीं समझी, तो अगली जो क्लास है वो वेस्ट है। अगली आने वाली लगभग सारी क्लासेस, लगभग तो सारी तो नहीं लेकिन 3-4 क्लासेस क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड हैं, और वो सब वेस्ट हो जाएंगी अगर आपने ये पढ़ाई नहीं कर रखी होगी। तो बात समझ में आई आपको? तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चारों क्वांटम नंबर्स को आप एक बार ढंग से गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में जब मैं एक गोला बनाऊंगा, एटम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इनकी एप्लीकेशंस करेंगे, आप कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्कूल में डराया जाता है, आपने भी डराया था, हमें तो बड़ा आसान लगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर में, लेकिन प्लीज ये पढ़ के रखिएगा। थैंक यू सो मच।